Assalamu alaikum. Today we are going to discuss thyroid gland completely. In the previous lecture, we have discussed pituitary gland, its embryology, anatomy, its physiology, and pathological diseases present in pituitary gland, and the pharmacology. Now we have thyroid gland. थायराइड ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज करवा दूं। मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन जो है, मेन एंडोक्राइन ऑर्गन हमारी बॉडी का है, वो ना सिर्फ अपने खुद हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, उनको कंट्रोल करता है, बल्कि वो हमारे बाकी एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है थ्रू हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के थ्रू ये सारा कुछ होता है। हाइपोथैलेमस से फैक्टर रिलीज होता है, वो पिट्यूटरी हो चाहे एंटीरियर या पोस्टीरियर, उस पर स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करे। अब और वो हार्मोन्स जाके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं या फिर बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं। इसी तरह थायराइड ग्लैंड का भी होता है। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में इसका रिलीजिंग फैक्टर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है TRH। TRH हाइपोथैलेमस में बनता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाकर स्टिमुलस में ये रिलीज करता है जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को, जिसको TSH कहा जाता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। उसके बाद यही TSH जाके आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा कि अब अपने हार्मोन्स की प्रोडक्शन करे या उनको कम कर दे। T3 T4 ये जो हार्मोन्स है अभी थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होंगे। तो इस सारे एक्सिस में सबसे पहले TRH होता है हाइपोथैलेमस से, TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से, देन थायराइड ग्लैंड से T3 T4 और कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। अच्छा जी, एनाटॉमी देखी जाए तो थायराइड ग्लैंड हमारे इन फ्रंट ऑफ नेक हमारे प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये जो है वो पैल्पेबल नहीं होता। ये स्वेलविंग के साथ, डिग्लूटेशन के साथ ही, हमारे साथ साथ टंग के साथ ही मूव करता है। The thyroid gland consists of right and left lobes connected by a narrow isthmus। इसकी राइट पे एक लोब होती है, एक लेफ्ट पे लोब होती है, और दरमियान में उसका एक छोटा सा सेगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको isthmus का नाम दिया जाता है। आई होप वी हैव अ डायग्राम हियर। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास आई की है। और वो इतनी नहीं हुई इसमें, चलो। Right and left were connected by isthmus. It is surrounded by a sheath formed of pretracheal fascia. And this sheath attaches the gland to the larynx and trachea। अच्छा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो इनकेस्ड होता है प्रीट्रेकियल फेशिया की लेयर के अंदर, उसकी दो लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसकी सिग्निफिकेंस यह है कि इस फेशिया जो होता है इसके थ्रू ही हमारे पास जो है हमारे लेरिंक्स से अटैच है और ट्रेकिया से अटैच है। तो जब डिग्लूटेशन होगी, स्वेलिंग होती है, इस वजह से, इस फेशिया की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड टंग के साथ ड्यूरिंग स्वेलिंग ये मूव करता है बिकॉज ऑफ प्री ट्रेकियल फेशिया। MCQ ये भी आता है कि ये किस फेशिया में इनकेस होता है या फिर इसकी मूवमेंट किस वजह से हो रही होती है। ये प्री ट्रेकियल फेशिया है, क्योंकि एक तरफ दूसरा हमारे पास प्री वर्टेब्रल फेशिया भी होता है, तो उससे ये डिफरेंट होता है। ईच लोब ऑफ द ग्लैंड इज पियर शेप्ड होती है and with its apex directed upwards along the lateral side of the thyroid cartilage। इसकी जो है हर लोब को अगर सेपरेटली देखा जाए तो इसकी एपेक्स होती है ऊपर की तरफ, हमारे जो है वो मैंडिबल की तरफ को पॉइंट हो रही होती है, और उसकी बेस होती है नीचे प्रेजेंट होती है, ट्रेकिया के साथ साथ जा रही होती है, और isthmus जो होता है वो मिड लाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिंग्स ऑफ ट्रेकिया। ये भी MCQ का क्वेश्चन है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स के सामने हमारी जो है ये थायराइड प्रेजेंट होता है, इसका मेनली isthmus। A pyramidal lobe is often present and projects upwards from the isthmus। isthmus है, उसके दरमियान से एक सेपरेट बिल्कुल ही वर्टिकल एक्सटेंशन जा रही होती है, उसको पिरामिडल लोब कहते हैं, समटाइम्स प्रेजेंट होती है। ए मस्कुलर बैंड कॉल्ड द लिवेटर ग्लैंडुलाई थायरॉइडी जो है वो प्रेजेंट होता है, उस पिरामिडल लोब को हायोइड बोन से अटैच करता है। हायोइड बोन जो कि हमारे नेक में स्ट्रक्चर है वो थायराइड से अटैच होती है इस लिवेटर ग्लैंडुलाई थायरॉइडी के साथ। इसकी जो है इस्थमस की, और ये हमारे पास जो इसकी पिरामिडल लोब है, इसका ताल्लुक जो है वो इसकी मेलिग्नेंसी से है। मेलिग्नेंसी में जो है इन्वॉल्वमेंट होती है तो इन स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर लेती है। ठीक है, हमारा जो है वो थायराइड हार्ड फिक्स्ड हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता ऑन डिग्लूटेशन।
इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एंटीरियर लेटरली जो है वो इसके सामने जो है हमारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड मसल। इस आप इस तरह से अंदाजा लगा लें कि जब थायराइड ग्लैंड को थायराइडेक्टमी करनी है, कोई प्रोसीजर करने के लिए आप इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले स्किन आती है, उसका सबक्यूटेनियस टिश्यू और उसमें साथ में प्लेटिज्मा मसल प्रेजेंट होता है। प्लेटिज्मा को ओपन करते हैं हम लोग तो उसके नीचे हमारे पास डायरेक्ट मसल्स आते हैं जिनको हम स्ट्रैप मसल्स का नाम कहते हैं। इन दो स्ट्रैप्स को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। इनके दरमियान में जो इनकी मीडियन रैफी होती है वहां से उनको सेपरेट करने करेंगे, और उसके लेटरली जो होता है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड का एंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होता है। सो एंटीरियर लेटरल रिलेशंस में ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर लेटरली देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे हमारे पास कैरोटिड शीथ प्रेजेंट होती है और इसके कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लेटरल, ये थोड़ी सी पोस्टीरियर लेटरल होती है, बिल्कुल पोस्टीरियरली नहीं पड़ी होती, थोड़ा सा लेटरल करके होती है। फिर आती है मीडियली। मीडियली जो है हमारे पास लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, फेरिंग्स, एसोफिगस है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व इसके अपर पोर्शन में एंड रिकरल लेरेंजियल नर्व इसके लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होती है। देन पोस्टीरियरली इसके पास हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो इसकी ब्लड सप्लाई का आता है। थायराइड की ब्लड सप्लाई जो है वो दो तरह की होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जो हमारे पास, और दोनों जो आर्टरीज होती हैं उनके साथ कोई ना कोई नर्व ट्रेवल कर रही होती है, जैसे कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके सुपीरियर पोल्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। उसके साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व आती है, वेगस नर्व की ब्रांच होती है एक्सटर्नल लेरेंजियल, सॉरी ये जो है वो इसके साथ साथ जा रही होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच होती है, और जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है जो कि इसके लोअर पोल का सप्लाई करती है उसके साथ रिकरेंट नेरेंजियल नर्व आती है। रिकरेंट नेरेंजियल नर्व जो है वो इसके साथ साथ ट्रेवल करती है। अब इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है इसका एमसीक्यू आ जाता है कि ये किसकी ब्रांच होती है, ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है, और समटाइम्स एक तीसरी आर्टरी भी प्रेजेंट होती है, इसको थायराइड एमा आर्टरी कहते हैं, ठीक है। और अगर ये आर्टरी प्रेजेंट होगी तो ये ब्रेकियोसेफालिक आर्टरी या फिर आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच होती है। तो मोस्टली सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज प्रेजेंट होती है। अगर कोई एबरेंट आर्टरी प्रेजेंट भी हुई तो उसको थायराइड एमा आर्टरी कहते हैं। अब एमसीक्यू यही आता है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी को जब हम लोग डाइलेट कर रहे होते हैं तो वहां पर अपर पोल पे थायराइड के जो है साथ ही इसके एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व पड़ी होती है। अब ये जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है अगर हम इसको टाई कर देंगे तो क्या फीचर्स आएंगे, इस तरह से एमसीक्यू पूछा जाता है। और अगर आपके पास नीचे वाली इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट जब हमने करना होता है लोअर पोल को बांधने से पहले, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अगर इसके दरमियान में आ जाए तो फिर क्या पेशेंट को फीचर्स आते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू में इस तरह से पूछा जाता है। फिर ये एमसीक्यू आता है कि थायराइड एमा आर्टरी जो है ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक या एओर्टिक आर्च की ब्रांच है। वेन्स की बात हो रही है। वेन्स जो है सुपीरियर एंड मिडिल थायराइड वेन्स है, ये ड्रेन करती हैं इंटरनल जुगुलर वेन में, और इंफीरियर थायराइड वेन जो है वो ब्रेकियोसेफालिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफालिक वेन में जाती है। अच्छा आप देखें कि आर्टरीज मेनली दो हैं, सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड। सुपीरियर थायराइड एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है, इंफीरियर थायराइड हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। समटाइम थायराइड एमा आर्टरी कैन बी प्रेजेंट। लेकिन जो वेन्स है इसकी तीन तरह की होती हैं, सुपीरियर थायराइड वेन्स, मिडिल थायराइड वेन्स और इंफीरियर थायराइड वेन्स। जो मिडिल थायराइड वेन्स होती हैं ना वो हमारे पास मेनली जो है ब्लीड बहुत ज्यादा करती हैं। जब हम लोग इसकी स्टार्ट करते हैं एक लोब से, सबसे सामने सबने मिडिल थायराइड वेन्स प्रेजेंट होती हैं, उनको आपने लाइगेट करना होता है, और सबसे ज्यादा ब्लीडिंग भी इनकी होती है। सो सुपीरियर मिडिल थायराइड वेन्स जो हैं वो इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर रही होती हैं, और इंफीरियर थायराइड वेन लेफ्ट ब्रेकियोसेफालिक वेन में। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। अब इन्होंने आगे कुछ क्लिनिकल नोट्स बताए हैं कि रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी टू एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स क्या होता है। ये बहुत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है थायराइड सर्जरी में। अनलेस द नर्व्स आर केयरफुली आइडेंटिफाइड दे मे बी इंक्लूडेड इन द लाइगेचर्स ऑफ द आर्टरीज विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे मैंने बताया कि हमने जब इन आर्टरीज को लाइगेट करना होता है, जब हम पोल बांध रहे होते हैं थायराइड के, थायराइडेक्टमी हमने करनी है, हम उसके पहले अपर पोल को बांध रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी है। अब सबसे पहले हम उसकी वेसल, उसकी जो हीमोस्टेसिस है उसको हम लोग सिक्योर करने के लिए पहले आर्टरी को लाइगेट करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद हम लोब को जो है वो सेपरेट करेंगे। तो आर्टरी को लाइगेट कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारे पास एक तो लिमिटेड एक्सपोजर होता है, ऊपर हायर्ड बोन आ जाती है, लिमिटेड एक्सपोजर होता है, तो वहां पर जो है नर्व डैमेज होने के चांस, नर्व हमारे स्टिच के अंदर आने का चांस होता है। फिर आपके पास नेक्स्ट चीज है कि हम लोग इंफीरियर पोल बांध रहे होते हैं, वहां पे जब इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करना होता है या फिर मिडल थायराइड वेन्स को करना होता है, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व उस लेवल पे होती है। अगर हम उसको दरमियान में स्टिच में ले लें तो नर्व जाने के चांसेस है, जिसकी वजह से हॉर्सनेस आएगी पेशेंट को, या फिर अगर ये बायलैटरल बांधेंगे तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है।
अच्छा जी, तो हमने ये थायराइड की एनाटॉमी थोड़ी सी देख ली। अब जो है हम लोग एम्ब्रियोलॉजी देख लेते हैं इसकी, डेवलपमेंट थायराइड ग्लैंड की। ये हमारे पास जो होता है वो फ्लोर ऑफ फेरिंग्स में बनता है, ठीक है। और एंडोडर्म से स्टार्ट हो रहा होता है, जो कि फोरगट, मेन जो है हमारे पास गट है वो फोरगट की भी एंडोडर्म से बनता है। फ्लोर ऑफ फेरिंग्स में या फ्लोर ऑफ माउथ में जो है ये बनता है, मिडलाइन के अंदर इसका थायराइड का डायवर्टिकुलम होता है। अब ये डायवर्टिकुलम है ये हमारे पास हमारी इसमें फीटल लाइफ में इस डायवर्टिकुलम ने जो है वो फ्लोर ऑफ माउथ में ही होना है, लेकिन विद फीटल फीटल ग्रोथ के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इस डायवर्टिकुलम ने नीचे कॉर्डली माइग्रेट करना होता है, इसने नीचे अपनी नॉर्मल पोजीशन में डिसेंट पे आना होता है। जब ये नीचे आ रहा होता है तो इसने हायर बोन से भी आगे से क्रॉस करना है और नीचे आके बिल्कुल ट्रेकियल रिंग्स के सेकंड थर्ड फोर्थ रिंग के लेवल पे आके वहां पे सेटल हो जाना है। तो वो ये कहते हैं कि अगर इस माइग्रेशन के दौरान जो है इसमें जो इसकी जो एक ट्यूबल डक्ट रहती है फ्लोर ऑफ माउथ से हमारी टंग के बैक ऑफ टंग से, ये अटैच रहता है अपनी, ठीक है। अगर इसकी वो वाली कैविटी ऑब्लिटरेट नहीं होगी तो ये थायरोग्लॉसल डक्ट बना देता है, वो डक्ट ऑब्लिटरेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये उसके साथ कनेक्टेड रहता है। अगर तो ये डक्ट ऑब्लिटरेट नहीं होगी तो फ्यूचर में जाके इसी डक्ट में जो है वो यहाँ पे थायरोग्लॉसल सिस्ट बनने का चांस होता है। और अगर हमारे पास जैसे बताया कि नॉर्मल हमारे अंदर क्या होता है कि फ्लोर ऑफ माउथ में जब थायराइड डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है फिर वो डिसेंट शुरू करता है, तो डिसेंट के ड्यूरिंग वो थायरोग्लॉसल डक्ट के साथ नीचे आ रहा होता है, फिर इस डक्ट ने ऑब्लिटरेट होना है, तो हमारे पास जो फोरामन सीकम प्रेजेंट है हमारे फ्लोर ऑफ माउथ में, वो हमारा ये रेमिनेंट है। थायरोग्लॉसल डक्ट का रेमिनेंट फोरामन सीकम है, नॉर्मल बंदे में वो फोरामन रह जाता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर ये फोरामन ना रहे, थायरोग्लॉसल डक्ट पेटेंट रहे, तो उसमें जो है थायरोग्लॉसल सिस्ट बनने के चांस होते हैं। अच्छा जी, इसकी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे फ्लोर ऑफ माउथ में बनता है, इसका जो है हमारे पास एडल्ट रेमिनेंट क्या है वो फोरामेन सीकम है, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि हमें भी इन्होंने ये बताया हुआ है कि थायराइड डायवर्टिकुलम जो है वो फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स, इसको फ्लोर ऑफ फेरिंग्स भी कहेंगे या फ्लोर ऑफ माउथ कहेंगे, वहां पे ये बनती है और उसके बाद ये डिसेंड करना शुरू करती है हमारी नेक में। यहाँ देखिए ये फ्लोर ऑफ माउथ है, ठीक है। यहाँ पे ये फोरामेन सीकम है, ये एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। फीटस में क्या होता है कि यहाँ पे थायरोग्लॉसल टंग की बेस पे आके हमारी जो है वो थायरोग्लॉसल डक्ट बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जब थायराइड यहाँ से नीचे आना शुरू करता है तो ये डक्ट जो है इसने विद टाइम ऑब्लिटरेट होना है। अगर ये नहीं होगी तो ये डक्ट पेटेंट रहेगी, इसमें सिस्ट बन जाएगी, और अगर ये डक्ट ऑब्लिटरेट हो जाएगी तो फोरामेन सीकम हमारे पास रह जाएगा रेमिनेंट। So it is connected to the tongue by thyroglossal duct, which normally disappears but may persist as a cyst or the pyramidal lobe of the thyroid. Foramen cecum is normal remnant of thyroglossal duct. मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थायराइड टिश्यू साइट इज द टंग। अब हमारे पास ये है कि थायराइड ने हमें पता है कि उसकी नॉर्मल जो साइट है वो बेस ऑफ, आप कह सकते हैं टंग की बेस है या फिर फ्लोर ऑफ माउथ है। अब उसने उसके बाद डिसेंट होना है, तो जरूरी नहीं कि वो डिसेंट होकर अपनी नॉर्मल ट्रेकियल के जो रिंग्स है सेकंड थर्ड फोर्थ रिंग्स उन्हीं पर आके रुकेगा। ये भी हो सकता है कि उसका डिसेंट जो है वो कंप्लीट ना हुआ हो, वो दरमियान में ही किसी जगह पे रुक के वहीं पे सेटल हो जाए, तो उसको जो है वो इक्टोपिक थायराइड टिश्यू कहते हैं। और इसकी मोस्ट कॉमन साइट जहाँ पे ये प्रेजेंट हो सकता है उसको टंग कहते हैं, कि जो बेस ऑफ टंग है वो वहीं पे ही पड़ा रहे, इसलिए इसको लिंगुअल थायराइड का नाम लेते हैं। पेशेंट इसके साथ भी प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा कि इसको इक्टोपिक टिश्यू को जो है वो रिमूव कर देते हैं। अक्सर तो होता है पेशेंट्स के अंदर हमारे पास नॉर्मल थायराइड भी प्रेजेंट होता है नेक में, और कहीं और एक टॉपिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मोस्टली प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, नॉर्मल भी प्रेजेंट होता है और एक टॉपिक भी, लेकिन जो एक टॉपिक होता है उसमें हमेशा एक मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। एक तो ये कि वो हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म करेगा, मोस्टली हाइपर थायराइडिज्म वो कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है तो उसमें मेलिग्नेंसी का चांस होता है, तो आपको उसको रिमूव करना पड़ता है। Then thyroglossal duct cyst जो है इसमें cyst है, it presents as an anterior midline neck mass that moves with swallowing। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये डक्ट पेटेंट रह गई तो उसके अंदर सिस्ट बनने का चांस है, और वो सिस्ट जो है वो हमारे पास एंटीरियर मिडलाइन स्वेलिंग के साथ ही आएगी, और अगेन वो डिग्लुटेशन के साथ मूव करेगी। लेकिन जो थायरोग्लॉसल सिस्ट है उसका हमारे थायराइड के साथ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होता है कि जब
हम थायराइड को एग्जामिन कर रहे होते हैं तो थायराइड ग्लैंड मैंने बताया कि उस स्वेलुइंग के साथ ऑन डिग्लूटेशन वो मूव करता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो टंग प्रोट्रूजन के साथ, हम पेशेंट टंग को प्रोट्रूड करेगा तो उस टाइम पे थायराइड मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये फीचर होता है थायरोग्लॉसल सिस्ट का। ये टंग के साथ अटैच होती है, इस वजह से जब पेशेंट प्रोट्रूड करेगा टंग को तो सिस्ट जो है वो मूव करेगी। लेकिन थायराइड का हमने पढ़ा कि नॉर्मल थायराइड जो है वो डिसेंड कर जाता है, डक्ट ऑब्लिटरेट कर जाती है, फोरामेन सीकम पीछे रह जाता है, उसका टंग के साथ कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। सो वो टंग प्रोटीन पे मूव नहीं करता। तो ये डिफरेंशियल पॉइंट है थायरोग्लॉसल सिस्ट का विद थायराइड स्वेलिंग। कि सो इन्होंने बताया कि दिस swelling which moves with swelling or protein of tongue versus persistent cervical sinus leading to pharyngeal cleft cyst in lateral neck, कि समटाइम्स एक साइनस भी प्रेजेंट हो सकता है। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो है वो एंडोडर्म से बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फोरगेट की एंडोडर्मल लाइनिंग से हमारा ये थायराइड डायवर्टिकुलम बनता है। और हाँ, थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं इसके स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे फॉलिकल्स आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, ये थायराइड के फॉलिकल्स हैं। और जब हमें छोटी छोटी जो आपको सेल्स नजर आ रही हैं इनको पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। जो फॉलिकल्स के दरमियान प्रेजेंट है इनको हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और ये फोर्थ फेरेंजियल पाउच से बनते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा फॉलिकुलर सेल्स या समटाइम्स सी सेल्स भी कहते हैं इनको। यहाँ पे आपको थायराइड की एनाटमी नजर आ रही है। ये इसकी राइट लोब है, ये इसकी लेफ्ट लोब है, ये दरमियान में जो है इसका छोटा सा ये जो नैरो पोर्शन है इसको कहते हैं हम लोग इस्थमस। इस्थमस से ऊपर एक पिरामिडल लोब, एक प्रोजेक्शन जा रही है जो कि हायर्ड बोन से अटैच है। इसके पीछे आपको ट्रेकिया के रिंग्स नजर आ रहे हैं। अब ये अपर पोल जो है, अपर पोल के साथ इसकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी जा रही है और इसके साथ जो रिलेटेड नर्व होती है उसको कहते हैं एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है। अब जो लोअर पोल है ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, ये पीछे से थायराइड सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। अब ये देखिए ये आर्च ऑफ एओर्टा, ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, यहाँ से थायराइड आर्टरी भी प्रेजेंट हो सकती है इन सम केसेस। अच्छा जी, यहाँ पे जो है देख लें कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या है। इसमें ये टीआरएच रिलीज होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारे अगेन जाके ये देखिए हाइपोथैलेमस से टीआरएच आया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करा किया कि टीएसएच को प्रोड्यूस करे। ही टीएसएच जो है वो आगे जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाएगा। थायराइड हार्मोन्स की अब फिजियोलॉजी देख लेते हैं। अब थायराइड हार्मोन्स हमारे पास मेनली दो तरह के होते हैं, T3 एंड T4। ट्राई आयोडो थायरोनिन T3 है और थायरोक्सिन T4 है। ठीक है, ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मेन मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब सोर्स है, हमने एनाटॉमी में पढ़ा कि थायराइड के अंदर मेन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो थायराइड के जो फॉलिकल्स होते हैं वो 5 डिआइडोनेज जो है उनमें प्रेजेंट होता है, वो T4 को T3 में कन्वर्ट कर देते हैं फर्दर उन्होंने जाके। फॉलिकल से जो है हमारे पास मेनली प्रोड्यूस होता है हार्मोन जो है वो T4 आ रहा है और मेजर जो प्रोडक्ट है वो T4 ही है। लेकिन जब पेरिफेरल टिश्यूज में जाएगा तो मेन एक्शन वहाँ पे ये होगा, वो T3 में इसकी पहले कन्वर्जन होती है 5 डिआइडोनेज के थ्रू। और मेन जो है वो T3 है जिससे आके एक्टिवली जो एक्टिव फ्री हमारे पास स्टेट होती है थायराइड हार्मोन की, वो T3 होती है। तो ये भी एमसीक्यू आता है कि फ्री अनबाउंड जो हमारे पास थायराइड हार्मोन है वो कौन सा है, वो T3 है। पेरिफेरल कन्वर्जन इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स या प्रोपाइल थायरोसिल के एंटी थायराइड ड्रग्स हैं। रिवर्स T3 जो एक मेटाबॉलिक इनएक्टिव बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 है और इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है बाय ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये इसके कुछ रिलेशन है, इसको आप फार्माकोलॉजी में ज्यादा बेहतर समझेंगे। फंक्शन ऑफ द थायराइड peroxidase इंक्लूड्स ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन, कपलिंग ऑफ द मोनोआयोडायरोसिन। अच्छा, ये सोर्स इन्होंने ऐसे बताया है, मेनली ये आपको बता रहे हैं कि हमारे थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के स्टेप्स क्या हैं, हमारे थायराइड हार्मोन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो ये उसको बताया गया है उस चीज को। हम लोग उसके जो है वो स्टेप्स फिर भी एक दफा से यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे लिखे नहीं, आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये क्या होता है कि जो हमारे थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर आयोडीन का अपटेक होता है। यहाँ डायग्राम में शायद आपको उन्होंने बताया होना है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो आयोडीन का अपटेक करते हैं ब्लड से, वो जो है वो आयोडाइड लेते हैं। अब यही जो होते हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो है वो खुद से एक थायरोग्लोबुलिन सिक्रिएट करते हैं जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है।
अब आयोडीन की जो आयोडाइड हमने ब्लड से अपटेक किया है उसकी इसी के साथ जो है वो जाके टायरोसिन रेजिड्यू थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो होती है टायरोसिन उससे बाइंडिंग हो जाती है। आयोडीन अपटेक ब्लड से हुई। दूसरी बात, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स ने अपने अंदर एक थायरोग्लोबुलिन रिलीज किया, ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज किया, फिर इसी आयोडाइड ने जो है वो थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन होकर जो है वो आपके पास हार्मोन्स बनाए। अब यही जो है इनको जो है कपलिंग होती है इनकी, फर्दर जाके इनके साथ आयोडीन टायरोसिनेज बाइंड करते हैं तो T4 बन जाएगा। तीन बाइंड करेंगे ट्राई आयोडोथायोनिन बन जाएगा। अभी हार्मोन जब बनेंगे तो इनका जो स्टोरेज होगा वो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के अंदर ही होता है, फॉलिकुलर ल्यूमेन के अंदर। अब फर्दर जब इन्होंने रिलीज होना है तो कोलाइड को एब्जॉर्ब करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे थायरोग्लोबुलिन को, और T3 T4 को रिलीज कर देंगे। और इसमें फिर ये होता है कि जो रिसाइकल भी हो सकते हैं, जो कि हमारे पास अनयूज्ड आयोडोटायरोसिनेजेस थे वो डीआयोडीनेट हो जाएंगे, आयोडाइड रिलीज हो जाएगा उसमें। इस तरह से इनका साइकिल चलता रहता है। और हमारे पास जो डिफरेंट ड्रग्स हैं उनके डिफरेंट एक्शंस को रोक रही होती हैं। सो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि जो इसकी कन्वर्जन होनी होती है, T4 हार्मोन बन गया, उसने जाके T3 पेरिफेरल टिश्यू में जाके कन्वर्ट होना है, उसको मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बीटा ब्लॉकर और प्रोपाइल थायोरेसिल जो है वो इनहिबिट कर रहे होते हैं उस कन्वर्जन को। फिर आगे इन्होंने ये ऑर्गेनिफिकेशन बताई हुई है कि जब हमारे पास डाई आयोडोटायरोसिन दो कंबाइन हुए तो उन्होंने T4 बना दिया। अगर कोई डाई आयोडोटायरोसिन किसी मोनो आयोडोटायरोसिन के साथ कंबाइन हुआ तो उसने T3 बना दिया। ये इनकी ऑर्गेनिफिकेशन कही जाती है इसको। सो इसमें क्या होता है, वुल्फ इफेक्ट है कि प्रोटेक्टिव ऑटो रेगुलेशन होती है, खुद से ऑटो रेगुलेट कर लेते होते हैं। बताया कि सडन एक्सपोजर टू एक्सेस आयोडीन टेम्परेली जो है वो थायराइड पेरोक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। ये एक्शन होता है प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमाजोल एंटी थायराइड ड्रग्स का, कि वो इनकी जो है ये ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होने देंगी, इनको कंबाइन नहीं होने देती। ठीक है, अब हमारा फंक्शन क्या है, दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस तो हो गए। अब इसमें से एमसीक्यू में आ गया कि फ्री अनबाउंड या फिर एक्टिव फॉर्म जो है वो थायराइड हार्मोन की क्या है, वो T3 होती है। अब ये जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ये जो है कुछ एक्शंस मेन करवाएगा। एक होता है कि ये ब्रेन की मेच्योरेशन करवाता है फीटस के अंदर भी, फिर बोन की ग्रोथ करवा रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के साथ कंबाइन होकर ये हमारे जो है वो इसकी बोन्स की ग्रोथ भी करवा रहा है। फिर ये है कि इसका समहाउ बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट भी होता है, बीटा 1 रिसेप्टर इन हार्ट पे एक्ट करता है, कार्डिक आउटपुट को ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा होगा, कंट्रेक्टिलिटी ज्यादा आएगी। पेशेंट को जब इनकी यहाँ पे फंक्शनिंग करने लग जाता है हमारे थायराइड हार्मोन, तो टैकीकार्डिया इस वजह से आता है। बीटा ब्लॉकर्स एलिविएट एड्रेनर्जिक सिम्टम्स इन थायराइडोक्सिकोसिस, इसीलिए ऐसा पेशेंट जिनके पास हाइपरथायराइडिज्म हुआ होता है, थायराइड हार्मोन्स बहुत ज्यादा एक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको बीटा ब्लॉकर हम लोग देते हैं ताकि वो जो इनके हार्ट पे इफेक्ट आ रहे हैं थायराइडोक्सिकोसिस में या हाइपरथायराइडिज्म में, उनको वो कम कर सके। फिर एक मेन फंक्शन ये है कि BMR को इंक्रीज करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को, क्योंकि सोडियम पोटाशियम ATP इस पंप पे एक्ट करता है, ATP ज्यादा जनरेट करवाते हैं, ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज्यादा होती है। देन बात हो रही है ब्लड शुगर की, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ये ग्लूकोज प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स में, जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ज्यादा करता है ECF में। देन ये है कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन करेगा, लाइपोलाइसिस कर रहा होता है, स्टिमुलेट करता है सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन बेबीज, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है फंक्शन कि सर्फेक्टेंट सिंथेसिस करवा रहा होता है बेबीज में। अब इसकी रेगुलेशन है, मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज होगा जो कि एंटी पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, वहां से TSH रिलीज होगा, TSH फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स आएंगी। ठीक है, जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो आपको फंक्शन बता दूं, ये सिर्फ ग्रेव्स डिजीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रेव्स डिजीज जो है हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके अंदर है वो हाइपरथायराइडिज्म के मोस्टली फीचर्स आ रहे होते हैं, उसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं और वो जो है वो फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, उनकी हाइपर फंक्शनिंग करवाती हैं। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास जब हार्मोन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे कि अब जो है वो आगे हार्मोन्स की जरूरत नहीं है, नेगेटिव फीडबैक से उसको रोकेंगे और TRH की सेंसिटिविटी कम कर देंगे। TRH अब एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा भी तो वो आगे अपना TSH रिलीज नहीं करेंगे। फिर ये है कि हाइपोथैलेमस से पीछे TRH की सिक्रीशन को भी रोक देंगे।
अब एक चीज है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिनको टीबीजीज कहते हैं। ये हमारे पास ब्लड में होता है। ब्लड में जब हमने हॉर्मोन्स को रिलीज कर दिया T3 T4 को, मोस्टली T3 जो है वो फ्री स्टेट में होता है, वो एक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये हमारे पास ब्लड में जाएगा, इसमें बाइंड करना है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन टीबीजीज के साथ, ठीक है। और जब ये बाउंड फॉर्म होती है हॉर्मोन्स की, ये इनएक्टिव होती है, ये उस तरह से अपने एक्शंस नहीं करती। वो प्रेगनेंसी में टीबीजी ज्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की वजह से भी ज्यादा होती हैं। और अगर स्टीरॉयड यूज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम उनके अंदर ये कम हो सकती है। कि T3 T4 आर द ओनली लाइपोफिलिक हार्मोन्स विद चार्ज अमाइनो एसिड। लाइपोफिलिक वो होते हैं जो कि इजीली लिपिड सरफेसेस को क्रॉस कर लेते होते हैं। और ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये क्रॉस करते हैं सेल्स के अंदर। अच्छा जी, अब हमारे पास कंडीशंस आती हैं कि दो ही हमारे पास हार्मोन्स हैं T3 T4 मेनली, जो इसके थायराइड फॉलिकुलर सेल से आ रहे हैं। अब ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आती हैं। अगर थायराइड हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो हाइपोथायराइडिज्म होगी, और अगर ये ज्यादा होंगे तो हाइपरथायराइडिज्म। अब इस सारे में क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि T3 और T4 कम हो जाएंगे। जब ये कम होंगे तो पीछे से नेगेटिव फीडबैक की मैकेनिज्म नहीं होगा, पीछे से टीएसएच को जाके इन्होंने कम नहीं करना, क्योंकि इनकी ऑलरेडी प्रोडक्शन कम है। तो क्या होगा कि इसके रिस्पॉन्स में पीछे टीएसएच एलिवेटेड ही रहेगा, टीएसएच ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हॉर्मोन्स कम ही रहेंगे। टीएसएच को नेगेटिव फीडबैक नहीं जा पाएगा, टीएसएच के लेवल ज्यादा हो जाएंगे और पीछे टीआरएच भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके इन्वर्स में देखें तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा कि T3 T4 की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, बॉडी में हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा होंगे, तो नेगेटिव फीडबैक से टीएसएच को भी इनहिबिट कर देंगे, और उससे पीछे जो है वो टीआरएच को भी। तो जब हम लोगों ने इसके डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली कहते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, थायराइड प्रोफाइल क्या है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि TSH T3 T4 नहीं, इसमें तीनों नहीं आते। पहला टेस्ट जो आता है थायराइड के डायग्नोसिस में, उसको सीरम TSH कहा जाता है। सीरम TSH जो है हम डिटरमिन करता है कि अब हमारा हाइपर है या हाइपो है। उसके बाद फर्दर आपको जरूरत पड़े तो आपने हार्मोन्स का स्टेटस करवाना होता है, नहीं तो आप फर्दर नेक्स्ट स्वेलिंग को ही इवेलुएट करने पे लग सकते हैं। तो सीरम TSH जो है, अगर आपके पास अकेला ऑप्शन में दिया हो तो आपने उसको ऑप्ट करना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म क्या होगा। अब दोनों हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो गए तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या आएगा, पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होगी, ठीक है। उसको नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है, हीट इंटॉलरेंस कैसे कि पेशेंट ये कहेगा कि गर्मी में भी गर्मी लगती है, नहीं ऐसे नहीं। जो वो ये कहेगा कि नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है, उस पे भी पेशेंट को जो है वो हीट बर्दाश्त नहीं हो रही होती, हालांकि वो नॉर्मल टेम्परेचर है, और उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी इसकी वजह से। फिर दूसरा फीचर पेशेंट क्या बताएगा कि उसको जो है वो भूख बहुत ज्यादा लग रही है, उसकी एपेटाइट इंक्रीज हो गई है, लेकिन उसका साथ में वेट लॉस भी हो गया। वो खा पी बहुत रहा है लेकिन उसका वेट लूज हुई जा रहा है। ये थोड़ा फीचर इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की सिंथेसिस ज्यादा होती है, बीएमआर ज्यादा होता है, पेशेंट की कैलोरी जेनेसिस ज्यादा हो रही होती है, लेकिन उसको वेट लॉस होता है साथ में। फिर ये होगा कि उसकी स्वेटिंग ज्यादा होगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, उसकी वार्म मॉइस्ट स्किन आएगी क्योंकि वेजराइलेशन हो गई है। फिर उसमें कहते हैं कि हेयर उसके बहुत फाइन हो जाएंगे, ऑनिकोलाइसिस हो जाएगी। और ग्रेव्स डिजीज में क्या होगा कि उसकी लेग्स के ऊपर प्री टिबियल मिक्स एडीमा प्रेजेंट होगा। अब ये जो है ये दूसरे जनरलाइज्ड बॉडी के एडीमा से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि वो जो हमारा एडीमा होता है वो डिपेंडेंट एरियाज में होते हैं, और प्री टिबियल मिक्स एडीमा मेनली शिन के लेवल पे होता है। फिर ये है कि अगर ग्रेव्स डिजीज एसोसिएटेड होगी तो ऑप्थेल्मोपैथी होगी पेशेंट को, लाइक पेरी ऑर्बिटल एडीमा हो सकता है, एक्सोप्थाल्मोस लिड लैग रिट्रैक्शन हो सकती है। अच्छा, ब्लिड लैग ये आई साइंस आ जाते हैं। मेनली जो ग्रेव्स डिजीज है उसके अंदर आई साइंस प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। आपके लेवल पे मेरा नहीं ख्याल है कि इतने ज्यादा वो पूछते हैं एमसीक्यू में, लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए। लाइक लिड लैग है, और लिड रिट्रैक्शन है, इसमें जो है वॉन ग्रेफिस साइन है, जॉफ्रे साइन है, मुकेसिस साइन है। ये सारे इनके नेम आपको अच्छे से बस पता होने चाहिए। फिर ये है कि पेशेंट की जो है वो गट मोटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म में डायरिया होगा, भूख उसको बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन वेट लॉस होता जाएगा।
फिर उसकी मायोपैथीज, प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो सकती है। लाइक पेशेंट को आप कहेंगे कि अगर वो चेयर से विदाउट सपोर्ट खड़ा हो अपनी टांगों पे वजन डाल के, तो वो नहीं खड़ा हो सकेगा, उसको बाजू के निस्बत जो है वो पकड़ के सहारा लेके खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस, बोन की वीकनिंग हो जाएगी उसमें, और बोन रिजॉर्प्शन होने की वजह से। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा कि इरेगुलर साइकिल हो जाएगा उसका, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, उसको गायनेकोमेस्टिया, इनफर्टिलिटी या फिर डिक्रीज लिबिडो हो सकती है। देन पेशेंट ये कहेगा कि वो बहुत हाइपर एक्टिव फील करते हैं, जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, रेस्टलेसनेस रहती है, एंजाइटी, इंसोम्निया, मेनली उसको नींद नहीं आती है। फिर फाइन ट्रेमर्स, आप उसके क्लिनिकली आप देखेंगे तो आप उसके हाथ को एक्सटेंड करवाते हैं बाजुओं को, उसके फाइन ट्रेमर्स देखने होते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्सेस जो है उसकी बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड या ब्रिस्क हो जाएंगी। पेशेंट को वैसे आप देखेंगे तो उसको टेकिकार्डिया प्रेजेंट होगा, पैल्पिटेशंस की कंप्लेन करेगा, और साथ में डिस्निया भी हो सकता है। एरिथमिया में मोस्टली ए फिब प्रेजेंट होती है, पल्स उसकी इरेगुलर हो जाएगी। चेस्ट पेन या फिर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन वो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट है वो बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू हार्ट पे एक्ट कर रहे होते हैं ये। ये जो है इसमें कहते हैं कि आप जब टेस्ट करवाएंगे क्लिनिकली, तो प्राइमरी की बात हो रही है कि टीएसएच कम होगा, लेकिन हॉर्मोन्स फ्री T3 T4 ज्यादा हो जाएंगे, लाइपोलाइसिस होगी तो एलडीएल एचडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम हो जाएंगे, ठीक है। सो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपो के फीचर्स को आपस में याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आप यही याद रख लेंगे, जैसे हाइपर के अंदर डायरिया है तो इसमें कॉन्स्टिपेशन है, इसमें इंसोमिया है तो इसमें सोमनोलेंस होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस है तो यहाँ पे कोल्ड इंटॉलरेंस होगी। इस तरह कुछ फीचर्स बहुत इनके मैच करते हैं, बस आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर हाइपोथायराइडिज्म की बात है, यहाँ पे कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, पेशेंट को स्वेटिंग कम होगी, उसकी जो है एपिटाइट जो है वो इसमें नॉर्मल रहेगी। एपिटाइट जो है वो मोस्टली कम भी हो जाती है, कम हो जाएगी, और वेट गेन हो जाएगा। और फिर ये है कि उसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्केली होती है, हेयर बहुत कोर्स ब्रिटल हो जाएंगे, और एलोपेशिया हो सकता है, ब्रिटल नेल्स हैं, पफी फेसेस हैं, नॉन पिटिंग एडिमा हो सकता है, और पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, एपेटाइट कम होगी बट वेट गेन होगा। मायोपैथी कैन बी प्रेजेंट, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को। फिर ये है कि इसकी जो है वो पीरियड जो है वो अगेन डिस्टर्ब हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकती है यूट्राइन ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया हो सकता है साथ में उसको। हाइपर एक्टिव होगा पेशेंट, बहुत लिथार्जिक होगा, बहुत ज्यादा फटीग फील करता होगा, उसको वीकनेस बहुत रहेगी, मूड उसका डिप्रेस होगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सेस भी उसकी जो है वो बहुत ज्यादा डिलेड या स्लो हो जाएंगी। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, मेनली उसको ब्रेडिकार्डिया ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम रहेगा। और लैब्स पे मैंने बताया कि हमारे पास हार्मोन्स कम हो जाएंगे और टीएसएच ज्यादा हो जाएगा, और चूंकि अब लाइपोलाइसिस नहीं हो सकेगी तो बॉडी में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाएगा। ये कुछ वेरिएंट्स बताए हुए इन्होंने हाइपोथायराइडिज्म के। हैशिमोटो थायराइडाइटिस, जो थायराइड डिजीजेस होती हैं वो मेनली 4 किस्म की हो सकती हैं। सबसे पहले तो इसमें यह है कि वो हमारे पास जो है वो ग्वाइटर हो सकता है, उसकी इंलार्जमेंट हो सकती है, यानी कि क्वाइटर, या फिर उसमें पेशेंट को मेलिग्नेंसी हो सकती है। फिर तीसरी चीज उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। चौथा उसमें सिस्ट बन सकती हैं। जो इन्फेक्शंस हैं जो कि ऑटो इम्यून भी हो सकते हैं, उसमें हमारे पास आता है हैशिमोटो थायराइडाइटिस। ये क्रोनिक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, ठीक है। और आयोडीन सफिशिएंट रीजन्स के अंदर ये हाइपोथायराइडिज्म कर रहा होता है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। देन ये इसका HLA-DR3 के साथ इसका एसोसिएशन होता है, और इसके अंदर जो है वो थायराइड में लिग्नेंसी बनने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लाइक प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। टिपिकली कौन सा है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फाइंडिंग्स में क्या होगा कि पोर्शन जो है मॉडरेटली इनलार्ज होगा, ग्लैंड नॉन टेंडर होगा, पेनलेस थायराइड इनलार्जमेंट होती है पेशेंट को। और इसमें क्या होगा कि ट्रांजिएंट हाइपरथायराइड स्टेट, हैशीटॉक्सिकोसिस भी हो सकती है। वैसे मोस्टली पेशेंट हाइपोथायराइड होगा, समटाइम्स ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है इसको। सीरोलॉजी में आपको जब इसका टेस्ट करवाना है, डायग्नोस्टिक क्या होगा कि एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज जो है वो इसमें रेज होगा, या फिर एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, क्योंकि ये ऑटो इम्यून होता है। हिस्टोलॉजी में आपको हर्टल सेल्स मिलेंगे, लिम्फोइड एग्रीगेट्स विद जर्मिनल सेंटर्स कैन बी प्रेजेंट। अच्छा जी, फिर उन्होंने बताइए कि पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस भी हो सकती है, कि एक सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट उसका होता है, यूजुअली लेस देन 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी ये कंडीशन क्लियर अप हो सकती है।
दूसरी जो इन्फेक्शियस कॉज है वो सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस है, इसको डिक्योरविन थायरॉइडाइटिस भी कहते हैं। ये सेल्फ लिमिटेड होती है, इतनी डिजास्ट्रस डिजीज नहीं होती। ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म होती है, पेशेंट यूथायराइड होता है, फिर वो हाइपो हो जाता है, देन वो यूथायराइड हो जाता है, इस तरह वो जो है वो शफल होता रहता है। लेकिन इसमें हमेशा पहले कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन पहले उसको हुआ है पेशेंट को, जिसने कंडीशन इसकी जो है फ्लेयर अप करवा दी है। फाइंडिंग्स में क्या होगा कि ESR ज्यादा होगा, जॉ पेन होगी, थायराइड बहुत ज्यादा टेंडर हो जाएगा, पेन से एसोसिएटेड होता है इसमें। और हिस्टोलॉजी पे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। फिर है रिडल थायराइडाइटिस, इसमें क्या होता है कि इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस को कहते हैं। ये यूजुअली इम्यून रिलेटेड होता है, ऑटोइम्यून पेंक्रियाटाइटिस, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस या नॉन इन्फेक्शियस पेरियोडाइटिस से एसोसिएटेड होता है। फाइब्रोसिस इसमें हो जाती है मेन चीज। रिडल थायराइडाइटिस में क्या होता है कि फाइब्रोसिस मेन चीज होती है। जब फाइब्रोसिस हो जाएगी वो लोकल स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करेगी, लाइक ट्रेकिया, एसोफेगस को, और इसकी जो है इसको बहुत ज्यादा फिक्स कर देगी, ये मूव नहीं कर पाएगा। तो वो यूजुअली इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा आ जाता है। ये बहुत ज्यादा स्लोली इनलार्जिंग है, हार्ड रॉक लाइक हो जाता है, फिक्स्ड होता है और नॉन टेंडर होता है, पेनलेस होता है। फिर है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, जिसको क्रेटिनिज्म भी कहा जाता है। यूजुअली थायराइड डिसजेनेसिस से होती है। इसमें होता है कि थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, बहुत एबनॉर्मल होती है। एजेनेसिस होगी, हाइपोप्लेजिया एक्टोपी होगी, या फिर डिसहार्मोजेनेसिस हो सकती है। तो म्यूटेशंस की वजह से मोस्टली होती है, और इसमें 6 P's आते हैं। लाइक पेशेंट जो है, बेबी जो होता है वो पॉट पैलिड हो जाएगा, पेल होगा, पफी फेस होगा, लाइकस उसकी जो है वर्टेड प्रोट्रूडिंग होगी, और उसकी टंग जो है वो प्रोट्रूडेंट होगी, और ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये इसके 6 फीचर्स पूछ लिए जाते हैं क्रेटिनिज्म के। अदर कॉजेज क्या है हाइपोथायराइडिज्म की? क्या आयोडीन डेफिशिएंसी है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उसमें पेशेंट की जो है वो डिफ्यूज एनलार्जमेंट हो जाती है, इसको ग्वाइटर कहते हैं ग्लैंड की। या फिर आयोडीन एक्सेस जो है वो चाहे इफेक्ट हमने पहले पढ़ा वो है। ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास करवा रही होती हैं, लाइक अमाइडोरोन, लिथियम है। इसके अलावा जो है वो यूथायराइड सिंड्रोम है, कि उसके अंदर क्या होगा, सब क्लिनिकल स्टेट आ जाती है उसमें पेशेंट के अंदर। देन हाइपरथायराइडिज्म के कुछ फीचर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले चीज आती है ग्रेव्स डिजीज। ये मैंने बताया था कि ऑटोइम्यून डिजीजेज है, मोस्ट कॉमन कॉज यही होती है। इसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे पास आ जाते हैं, TSIs कहते हैं। मोस्टली IgG होती है इसमें। और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन करती है। ये TSH रिसेप्टर्स जो है थायराइड ग्लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, उनको ये नॉर्मली स्टिमुलेट करती रहती है, TSI जो होती है। इनका एक एनालॉग बन जाती है, और ये बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म की स्टेट को इनिशिएट करवा देती है। इसमें पेशेंट को 3 तरह की फीचर्स आते हैं मेनली। उनकी आईज इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनकी स्किन इन्वॉल्व होती है। जो आईज इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें जो है मोस्टली ऑप्थेल्मोपैथी या ग्रेव्स के अदर जो है आई साइंस आ जाते हैं। ठीक है, स्किन की इन्वॉल्वमेंट करती है। और इसके अलावा जो है इसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स रेट्रोऑर्बिटल स्पेस में जब ज्यादा आ जाते हैं, ये MCQ में जरूर पूछते हैं आपसे कि क्यों होती है, आईज क्यों प्रोट्रूडेड होती हैं, इसके अंदर एक्सोप्थाल्मोस के फीचर्स क्यों आते हैं? क्योंकि पीछे जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोमाइनस ग्लाइकिक एसिड जो हमने पढ़े थे, गैग्स जिनको कहते हैं, वो पीछे डिपॉजिट हो जाते हैं। वो सिक्रीशन जब ज्यादा करवाते हैं तो पीछे से आई पे जब प्रेशर ज्यादा आता है तो एडिपोसाइट काउंट बढ़ेगा, ऑस्मोटिक मसल स्वेलिंग ज्यादा होगी, तो वो पुश करेगा आई बॉल को बाहर की तरफ, जिसकी वजह से एक्सोप्थाल्मोस हो जाता है। और ये जो ग्रेव्स डिजीज होती है, जो ये स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर जो है वो बढ़ जाती है। प्रेजेंट ये पहले से ही होती है, ये सिर्फ स्ट्रेस में ज्यादा हो सकती है, लाइक प्रेगनेंसी में। और ये एसोसिएटेड होती है HLA-DR3 और B8 के साथ। हिस्टोलॉजी पे देखेंगे तो आपको स्कैलप्ड केलॉइड नजर आता है। मेन फीचर ये है कि फॉलिकुलर सेल्स बहुत ज्यादा टॉल हाइपर एक्टिव होते हैं, और स्कैलप्ड कोलाइड प्रेजेंट होता है, लाइक बाइट किसी ने उसकी ली हो, इस तरह का कोलाइड प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास दूसरा आता है टॉक्सिक MNG। एक तो होता है सिंपल ग्वाइटर, जो उसकी सिंपल एनलार्जमेंट होगी। फिर ये होता है कि उसके अंदर जो नोड्यूल्स बन गए उसमें से कुछ इस्केमिक हो गए, कुछ नॉर्मल रहे, तो मल्टी नोड्यूलर अपीयरेंस देता है। फिर होता है टॉक्सिक। टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ये होता है कि उसके हार्मोन्स ज्यादा एक्ट कर रहे हैं, हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। वरना मोस्टली हमारे अंदर बॉडी में यूथायराइड स्टेट होती है कि थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल रेंज में है। तो इसमें क्या होगा कि फोकल पैचेस ऑफ हाइपर फंक्शनिंग फॉलिकुलर सेल्स होंगे, साथ में जो होते हैं वो ये ATSH के इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके साथ जो हमारे पास जो है वो डोरमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक मल्टी नोड्यूलर की अपीयरेंस आ रही होती है। और जो लॉन्ग स्टैंडिंग MNG होता है उसमें फर्दर आगे जाके जो है वो रिस्क होता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा में डेवलप होने का।
फिर है थायराइड स्ट्रोम। ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपरथायराइडिज्म की। अगर पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है, वो किसी स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक छोटी मोटी सर्जरी है, बेशक उसकी हो गई है, अपेंडिक्स निकाल दी है, ऐसे पेशेंट की जिसको हाइपरथायराइडिज्म थी, आपने उसकी थायराइड डिजीज को मैनेज नहीं किया, उसको यूथायराइड नहीं किया, पहले ही उसको सर्जिकल बर्डन से गुजार दिया, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो थायराइड स्ट्रोम में चला जाएगा। ये एक इमरजेंसी सेटिंग होती है। इसमें क्या होगा, पेशेंट को एजिटेशन, डेलीरियम, फीवर, डायरिया हो सकता है, कोमा में जा सकता है, एरिथमियास हो सकते हैं, जिसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को आपने मैनेज करना होता है 4 पीस से। सबसे पहले आपने उसको आईवी प्रोपेनॉल और बीटा ब्लॉकर देना है, प्रोपाइल थायोरासिल दे सकते हैं, साथ में प्रेडनिसोलोन देंगे और पोटेशियम आयोडाइड देंगे। और यूजुअली इसमें आपसे पूछते हैं वो कि एक पेशेंट है, उसको आपने फिर कैसे मैनेज करना है थायराइड स्ट्रोम को प्रिवेंट करने के लिए। मोस्टली इसमें कहते हैं कि आप लोग 10 डेज के लिए आईवी लिगुल और आयोडीन उसको दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो पेशेंट को यूथायराइड करे सर्जरी से पहले। अदर कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा कि एक्सोजेनस थायरोटॉक्सिकोसिस है, पेशेंट है वो थायराइड हार्मोन का बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, थायरोक्सिन ज्यादा ले रहा है, ठीक है। और इक्टोपिक थायराइड टिश्यू बॉडी में कहीं प्रेजेंट है, स्ट्रोमा ओवेराई कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो कोई ड्रग इंड्यूस्ड है, लाइक लिथियम पेशेंट ने ली है, तो उन केसेस में हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि ग्वाइटर ग्वाइटर मैंने बताया था कि डिफ्यूज पेनलेस इनलार्जमेंट होती है थायराइड ग्लैंड की। ग्वाइटर बहुत ज्यादा इनलार्ज होते हैं, मोस्टली आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो अगर वो स्मूथ रहती है, डिफ्यूज सी इनलार्जमेंट होती है, तो वो ग्रेव्स डिजीज भी हो सकती है, हेशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर टीएसएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है वो। फिर ये है कि अगर नोड्यूलर होगा, कि उसमें से कुछ नोड्यूल्स हाइपर फंक्शनिंग होंगे, कुछ डोरमेंट हो गए होंगे, तो वो टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर भी हो सकता है। थायराइड का कोई एडिनोमा भी हो सकता है, या फिर कोई सिस्ट या मेलिग्नेंसी प्रेजेंट हो सकती है। देन वी हैव थायराइड एडिनोमा। ये एक बिनाइन सॉलिटरी ग्रोथ है थायराइड की। मोस्टली ये नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, और रियरली ये कोई इफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, फॉलिकुलर एडिनोमास होते हैं। और फॉलिकुलर एडिनोमा में क्या फीचर होता है कि उसका कैप्सूल नहीं होता, ठीक है। सो जब कैप्सूल नहीं होता तो आप इसमें इसमें फॉलिकुलर कार्सिनोमा में डिफरेंशिएट इजिली नहीं कर सकते होते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा का। फिर थायराइड कैंसर की बात हो रही है, इनको हमें डायग्नोस कैसे करना होता है। एक पेशेंट हमारे पास किसी नेक स्वेलिंग के साथ आता है, हम सबसे पहले उसका सीरम टीएसएच करवाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म। फिर जो उसकी नेक स्वेलिंग होती है, उसको हम अल्ट्रासाउंड से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अल्ट्रासाउंड गोल्ड स्टैंडर्ड है उसके लिए। अल्ट्रासाउंड में क्या होगा कि वो हमें देगा कि पेशेंट का जो है वो टायराइड स्कोर अब कितना बना है, टायराइड 1 2 3 4 5 तक कितना बना है। उसकी बेसिस पे जो है हम लोग उसकी पेशेंट की जो है वो एफएनईसी करवाते हैं। जब फाइनल एस्पायरेशन होती है, तो उसकी बेसिस पे हम उसका एक बेथिस्टा स्कोरिंग चेक करते हैं। बेथिस्टा स्कोरिंग हमें बताती है 1 to 6 तक होती है, हमें बताती है कि अब पेशेंट को किस इंटरवेंशन की जरूरत है। तो इसमें जो है आपको बताया है कि हमने डायग्नोस कैसे करना है, एफएनएसी करनी है। और ट्रीटमेंट में मोस्टली क्या होता है कि टोटल थायराइडेक्टमी की जाती है, और भी प्रोसीजर्स आगे हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है वो थायराइडेक्टमी की क्या होती है कि पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, क्योंकि इसमें पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो सेक्रीफाइस हो जाते हैं। रिकरेंट रेनजिनफ की अगर ट्रांजैक्शन होगी, तो पेशेंट को जो है वो डिस्फेजिया डिस्फोनिया अगर बायलैटरल होगी तो इसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगी। और अगर ये हमारे पास एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व डैमेज हो जाएगी, तो पेशेंट को जो है वो उसकी जो है वो पिच जो है वो मेनली इफेक्ट हो जाएगी। अब कुछ थायराइड कैंसर्स की इन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं, लाइक हमारे पास है पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, मेडुलरी और एनाप्लास्टिक। अब सबसे पहले पेपिलरी कार्सिनोमा, ये मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है, ठीक है। और इसकी जो हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस होती है वो ऑर्फन एनी आइज न्यूक्लियस की होती है, इसमें सामोमा बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और मेन जो इसमें फैक्टर ये है कि ये जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो लिम्फेटिक स्प्रेड होती है। सारे थायराइड कैंसर्स की स्प्रेड डिफरेंट होती है। जो पेपिलरी होते हैं वो लिम्फेटिक्स के थ्रू जाता है। और एक चीज जरूरी ये है कि इसका जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है पेपिलरी का, वो है रेडिएशन। अगर बचपन में आपका कहीं पे भी रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है चाइल्डहुड में, तो रिस्क होता है पेपिलरी कार्सिनोमा का, और ये लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करता है। और इसकी जो है प्रोग्नोसिस अच्छी होती है अगर आपको जो है वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए। फिर ये होता है कि अक्सर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग भी पता चलती है। पेशेंट को डेथ हुई किसी वजह से 80 साल की उम्र में, अगर उसकी ऑटोप्सी हुई है, तो आपको ये भी पता चल सकता है कि उसके थायराइड में पेपिलरी कार्सिनोमा पड़ा था, लेकिन पेशेंट को जो है उसने कुछ नहीं कहा। सो पेपिलरी जो होता है वो मोस्टली इंसिडेंटल फाइंडिंग दे रहा होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉलिकुलर टाइप।
फॉलिकुलर टाइप का ये मेन फीचर ये है कि इसका जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, तो आप उसको फॉलिकुलर एडिनोमा से जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते प्रॉपरली। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये हिमाटोजेनस स्प्रेड, यानी कि ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है बॉडी में, उसकी हिमाटोजेनस स्प्रेड होती है। ये दोनों का फर्क होता है आपस में। फिर ये चीज होती है कि जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा होते हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर के अंदर कॉमन होता है। एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि एमएनजी के अंदर रिस्क होता है कि वो जो है वो 10 साल के बाद जो है आगे जाके किसी कैंसर में कन्वर्ट होगा, तो वो कौन सा कैंसर हो सकता है, वो फॉलिकुलर टाइप होती है एमएनजी के अंदर। और पेपिलरी जो है वो इतना एग्रेसिव नहीं है, उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। फिर है मेडुलरी कार्सिनोमा। ये पैराफॉलिकुलर, जो मैंने बताया था कि थायराइड फॉलिकल्स के दिमाग छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल्स कहते हैं। ये सेल्स कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। कैल्सिटोनिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये मेडुलरी कार्सिनोमा जो है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्यूमर है। उन सेल से अगर ये बनता है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। पेशेंट के पास लाइफ स्पैन भी इसकी वजह से बहुत कम होता है। और यूजली इसमें मेन 2A और 2B का पार्ट होता है। अभी हम लोग मेन पढ़ते हैं आगे क्या चीज थी। फिर फोर्थ टाइप आती है अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं, या फिर एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ये थायराइड की सबसे ज्यादा एग्रेसिव मेलिग्नेंसी है। पेशेंट को यूजली ओल्डर एज में होता है, बहुत रैपिडली इनलार्जिंग होता है। इसकी वजह से कंप्रेशन सिम्टम्स आएंगे, लाइक पेशेंट को जो है वो ट्रेकिया कंप्रेशन होगी तो डिस्निया होगा। पेशेंट की एसोफेगस कंप्रेस होगी तो उसको डिस्पेजिया होगा। उसकी रिकरेंट जो नर्व डैमेज होगी या कंप्रेस होगी तो उसको हॉर्सनेस होगी। प्रोग्नोसिस बहुत बुरी है, और इसमें TP53 म्यूटेशन आने की वजह से होता है। और यूजुअली क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी डायग्नोसिस दे रहा होता है, आपको ये लगता है कि थायराइड इस तरह से इंलार्ज होता है कि शायद ये इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इसकी स्वेलिंग हुई हुई है, लेकिन यूजुअली एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है ये। ये मेन की बात करी थी। मेन क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया होता है कि जो सिंड्रोम्स होती हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, और एसोसिएशन होती है। अगर इसमें कोई एक ट्यूमर प्रेजेंट है तो पेशेंट में दूसरी जगह पे वैसा उसका एसोसिएटेड ट्यूमर प्रेजेंट हो सकता है। लाइक MEN1 जो है हमारे पास दो तरह की होती है, MEN1 और MEN2। जो MEN1 है उसमें क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पेशेंट को जो है वो पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर प्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हो रहा हो या फिर प्रोलेक्टिन को इन्वॉल्व कर रहा हो। फिर ये होगा कि इसके पेंक्रियाज के लेवल पे एंडोक्राइन ट्यूमर प्रेजेंट होंगे। इंसुलिनोमास हो सकता है, वीएपीओमास हो सकता है, या फिर इसको जॉलिगर एलिसन सिंड्रोम हो सकता है। इसके साथ उसको पैराथायराइड का एडिनोमा प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये 3P होते हैं MEN1 के अंदर, पिट्यूटरी है, पेंक्रियाटिक है, और पैराथायराइड का एडिनोमा है। ठीक है। और अगर MEN2 है आगे, उसमें दो तरह की होती हैं, 2A और 2B होता है। जो 2A है उसमें बेसिकली पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया होगा, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा होगा। ये 3P उसके अंदर होते हैं। फिर जो MEN2B है उसके अंदर अगेन यही मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा होगा, और साथ में मिकोजल न्यूरोमाज होंगे। मिकोजल न्यूरोमाज जो है वो मिकोजा के लेवल पे प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो ओरल मिकोजा हो या फिर वो इंटेस्टिनल मिकोजा हो, वहां पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये MEN1 2 जो है या फिर 2A 2B है, ये MCQ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही कुछ ड्रग्स हैं जो हम लोग एंटी थायराइड ड्रग्स दे रहे होते हैं पेशेंट को, या फिर थायरोक्सिन दे रहे होते हैं, उनका एक्शन भी साथ में ही हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताई नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मेनली इसमें आती हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। लेट मी फाइंड इट आउट अगर होंगी तो। वैसे क्या होती है, एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं, सबसे पहले उसमें होती है प्रोपाइल थायोरासिल और मेथिमाजोल होती हैं। ठीक है। मेनली ये यूज की जाती हैं। और डिफरेंट हमारे पास यूजली निमरकाजोल के नाम से ये आ रही होती हैं ड्रग्स। तो हम लोग जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट के अंदर ये वाली एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं। साथ में जो है वो हम लोग पेशेंट को कंबाइन करते हैं, कोई बीटा ब्लॉकर साथ में देते हैं, क्योंकि जो हमारी थायराइड हार्मोन्स है उनका बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू एड्रिनर्जिक इफेक्ट्स देते हैं। वो हार्ट के रेट को बढ़ाते हैं, कार्डिक आउटपुट को ज्यादा करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को ज्यादा करते हैं, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो हमने जो है वो बीटा ब्लॉकर दे के इस इफेक्ट को रोकना होता है। वो पेशेंट को जो टैकीकार्डिया आ रहा होता है, वो एंजाइटी उस स्टेट को खत्म करने के लिए वो जरूरी होते हैं। ठीक है। फिर प्रेगनेंसी से रिलेशन होता है कि PTU जो होती है प्रोपाइल थायरोसिन, आप इसको दे सकते हैं, ये प्रेगनेंसी में सेफ है।
ठीक है। तो ये दो मेन ड्रग्स इसके अंदर यूज हो रही होती हैं। फिर ये होता है कि जिन पेशेंट की हम लोग प्रोटोथायरॉयडेक्टमी कर देते हैं उनको हम लोग लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखना होता है पेशेंट को, क्योंकि अब उनका थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होना होता। तो उसकी डोजेज बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली सेट की जाती है और पेशेंट को दी जाती है। थायराइड में से जो एमसीक्यू के लिहाज से देखा जाए तो थायराइड के कैंसर्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि कौन सा जो है वो हमारे पास हिमाटोजेनस स्प्रेड से फैलता है, कौन सा लिम्फेटिक स्प्रेड से फैलता है, कैल्सिटोनिन कौन सा सेल प्रोड्यूस कर रहा होता है, एनाप्लास्टिक जो है वो कौन सा डिफरेंशियल है हमारे पास, यानी कि वो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है ना मेनली, तो उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है। तो ये वाले एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। और इसके अलावा बस आपको जो है वो बेसिक लेवल पे रह के हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज करना आना चाहिए। फिर ग्रेव्स डिजीज की बात होती है कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, टीएसआईस होती हैं, थायरोग्लोबुलिन स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज हैं। फिर हमारे पास जो है वो हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, उसके अंदर डायग्नोस्टिक पूछा जाता है कि एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज हम लोग यूज करते हैं, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हैं। इस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। थायराइड सो फॉर एक मार्क्स गिविंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बंदे का अच्छा क्लियर हो जाता है, कोई ज्यादा एम्बिगिटी नहीं है इसमें। तो इसको काइंडली आप लोगों को कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी आपका हमारा पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड इसका कवर हो चुका है। इन दोनों का जो मॉक टेस्ट है वो मैं आपको आज रात तक भेजूंगी, आप उसको ऑप्ट कर लें ताकि हम लोग उसको कल डिस्कस कर लें। कल हमने जो है वो इंशाल्लाह ताला पैराथायराइड और पेंक्रियाज को कवर करना है साथ में। और पिछला भी आपका जो है वो सीवीएस का मॉक टेस्ट है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, आप लोगों ने अभी तक उसको ऑप्ट ही नहीं किया। सो मेरा वही सजेशन है कि आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चाहें तो डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ से एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं लेक्चर्स में, उसको दोबारा कवर करना इजी नहीं होगा। आप लोग को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, किसी में डाउट है, ठीक नहीं लग रहा आंसर, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।